आज हम अध्ययन करेंगे कैटेलाइसिस यानी कि उत्प्रेरण का। उत्प्रेरण के बारे में सर्वप्रथम सन 1836 में बर्जीलियस ने खोज की। उन्होंने ये पाया कि कुछ पदार्थ अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं तथा उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पदार्थों को कैटलिस्ट कहा गया तथा कैटलिस्ट एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कैटा यानी कि होली और लीन यानी कि टू लूजन। अतः ऐसे पदार्थ जो अपनी उपस्थिति से रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में पुनः प्राप्त हो जाते हैं तथा उनका जो रासायनिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं तथा यह जो क्रिया है यह उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरण का उदाहरण हम पोटेशियम क्लोरेट के तापीय अपघटन से समझ सकते हैं। जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो यह धीरे धीरे अपघटित होता है, परंतु यदि इसमें हम MnO2 की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं तो यह कम ताप अर्थात 340 डिग्री पर ही अभिक्रिया तेज गति से होती है तथा हमें पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यहाँ पर MnO2 एक कैटलिस्ट है और अभिक्रिया का जब अंत होता है तब इसके संगठन और मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कुछ अन्य उदाहरण भी उत्प्रेरण के ले सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से अभिक्रिया प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में शीघ्रता से होती है तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से पानी के निर्माण करने के लिए भी प्लेटिनम का उत्प्रेरक काम में आता है। हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण नाइट्रोजन प्लस 3H2 चेंजिंग इनटू ट्वाइस NH3 में, यह अभिक्रिया भी यदि आयरन की उपस्थिति में कराई जाती है तो शीघ्रता से संपन्न होती है। इसी प्रकार निकल की उपस्थिति में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वह सेचुरेशन वाले हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होता है। उत्प्रेरक की जो अभिक्रियाएं होती है उनके कुछ सामान्य लक्षण हम ले सकते हैं। पहला तो अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है। हालांकि उसके भौतिक रूप में कुछ परिवर्तन हो सकता है, जैसे कि हमने ऊपर बात करी थी पोटेशियम क्लोरेट के अपघटन की, तो MnO2 यहाँ पर जो है वो पाउडर फॉर्म में लास्ट में हमें प्राप्त होता है। दूसरा, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक की अल्प मात्रा क्रियाकारकों की बहुत अधिक मात्रा को उत्पाद में परिवर्तित कर देती है। एक और उदाहरण हम इसका ले सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 10⁸ लीटर को अपघटित करने के लिए 1 ग्राम प्लेटिनम की मात्रा पर्याप्त है। कुछ समांगी उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं ऐसी भी हैं जिनका वेग उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाने पर बढ़ता है, अर्थात अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। उसका उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इक्षु शर्करा के प्रतिपन्न अभिक्रिया की गति हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है, तो जितना HCl ज्यादा होगा यह अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होगी। तीसरी बात है, उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था की अंतिम स्थिति परिवर्तित नहीं करता, क्योंकि वह अग्र एवं प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ा देता है, किंतु साम्यावस्था शीघ्र स्थापित हो ऐसा काम उत्प्रेरक करता है, जिससे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है और साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। इसको आप यहाँ इस ग्राफ में देख सकते हैं। अभिक्रिया की प्रगति हमने x एक्सिस पे शो कर रखी है तथा ऊर्जा जो है y एक्सिस पे शो कर रखी है। तो जो नीचे वाली डॉटेड है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, और जो ऊपर वाला है तो ये आप देख रहे हैं कि इसका जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो रिड्यूस हो गया। ये तो आपके रिएक्टेंट है और ये आपके प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ये
पीक जो आ रही है उसमें आप क्लियरली इसको देख रहे हैं। चौथी बात है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, वह केवल उसकी गति को बढ़ाता है। उत्प्रेरक का केवल अभिक्रिया को ऐसे पथ पर अग्रसर करता है जिससे कि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस हो जाती है, जो कि हमने इस ग्राफ में देखी है। उत्प्रेरक स्पेसिफिक होते हैं। उत्प्रेरक जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए कार्य करेगा। जैसे कि MnO2 की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन तो तेजी से होगा, लेकिन यदि हम पोटेशियम नाइट्रेट के अपघटन की बात करें तो वह इससे प्रभावित नहीं होता है। इसी प्रकार यदि अलग अलग उत्प्रेरक लें तो हमें एक ही क्रियाकारक से अलग अलग उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। उसका उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं कि एथिल अल्कोहल को जब हम गर्म करते हैं Al2O3 की उपस्थिति में, तो एथिलीन प्लस वाटर प्राप्त होता है, और यदि हम इसको कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है। उत्प्रेरण के लिए अनुकूल तापमान। उत्प्रेरण के लिए, प्रत्येक उत्प्रेरण के लिए एक डेफिनेट जो है टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो अपनी अधिकतम ऑप्टिमम जो है एक्टिविटी शो करता है। तो हर एक अभिक्रिया के लिए अधिक व न्यून ताप हो सकता है। उत्प्रेरकों का विषमय होना। कुछ पदार्थों की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति, जैसे कि अशुद्धि हो जाती है ना, उससे क्या होता है कि वह उत्प्रेरक की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। उन्हें हम कैटालाइटिक पॉइजन कहते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिएक्शन प्लेटिनम की प्रेजेंस में तो शीघ्रता से होती है, लेकिन यदि इसमें हम आर्सेनिक मिला दी जाए तो आर्सेनिक मिलाने से यह अभिक्रिया जो है धीमी गति से हो जाएगी, और इसको हम कैटालिटिक पॉइजन के रूप में बता सकते हैं। यहाँ पर आर्सेनिक जो है कैटालाइटिक पॉइजन है। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनकी उपस्थिति से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, इन्हें हम कैटालाइटिक प्रोमोटर भी कहते हैं। जैसे कि हेबर प्रोसेस से जब हम अमोनिया बनाते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन की रिएक्शन से, तो आयरन चूर्ण में यदि हम थोड़ा सा मोलिब्डेनम पाउडर भी मिला दें तो उससे जो है हमारी अमोनिया की जो है बनने की क्रिया वह शीघ्र हो जाएगी। अब उत्प्रेरकों का क्लासिफिकेशन। उत्प्रेरक हमने दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समांगी उत्प्रेरक, जिनमें कि उनकी जो है ना फेज जो वो है वो रिएक्टेंट की फेज के समान होती है, यानी कि यदि रिएक्टेंट आपके गैसीय फेज में है तो उत्प्रेरक भी गैसीय फेज में होंगे। इनकी जो एक्टिविटी की जो प्रोसेस है वो ये है कि उसमें पहले क्रियाकारक और उत्प्रेरक क्रिया करके जो है एक मध्यवर्ती बनाएंगे, फिर वो मध्यवर्ती जो है वह उत्पाद में परिवर्तित होगा और हमें कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। या यह जो मध्यवर्ती बना ये किसी दूसरे अन्य क्रियाकारक से उत्पाद बनाएगा तथा हमें कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ओजोन का अपघटन। ओजोन का अपघटन N2O5 की उपस्थिति में ऑक्सीजन में होता है। इसका जो फर्स्ट स्टेप है उसमें N2O5 के जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो N2O4 के दो मॉलिक्यूल प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में बदलते हैं, और सेकेंड स्टेप में ओजोन का एक मॉलिक्यूल N2O4 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ऑक्सीजन में और N2O5 में बदलता है। इसी प्रकार से विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होता है कि जो उत्प्रेरक है वह और क्रियाकारक वो डिफरेंट फेज में होते हैं। उत्प्रेरक सामान्यतः ठोस होता है तथा क्रियाकारक गैस या कभी कभी द्रव प्रावस्था में भी होते हैं। इन अभिक्रियाओं में प्लेटिनम, निकल, कॉपर, आयरन आदि के धातु और ऑक्साइड जैसे कि फेरिक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड आदि जो है कैटलिस्ट के रूप में रिएक्ट करते हैं। N2+3H2 ये दोनों गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पर आयरन सॉलिड फॉर्म में, उसके साथ हमने थोड़ा सा मोलिब्डेनम मिलाया है, तो यहाँ पर अमोनिया का निर्माण गैसियस फॉर्म में होता है। यहाँ पर आयरन जो है वो कैटलिस्ट है तथा मोलिब्डेनम जो है प्रोमोटर अर्थात वर्धक का कार्य कर रहा है। इसी प्रकार से HCl के निर्माण में एक्टिवेटेड चारकोल पर हाइड्रोजन और क्लोरीन को प्रवाहित करते हैं
यह भी एक विषमांगी उत्प्रेरण की एग्जाम्पल है।